Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is Ode to a Nightingale, which is written by John Keats. Let's discuss the poet John Keats. जॉन कीट्स 1795 को लंदन में पैदा हुए थे और 1821 को टीबी की वजह से 25 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। इस मुख्तसर से अरसे में जॉन कीट्स ने 54 पोएम्स पब्लिश की। वो बहुत ही फेमस रोमांटिक इंग्लिश पोइट हैं। रोमांटिक पोइट्री बेसिकली सेंटिमेंट्स और इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है, ये नेचुरल ब्यूटी को रिप्रेजेंट करती है और ये हाई इन इमेजिनेशन होती है। मेन पोइट इसमें अपनी इमेजिनेशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आज भी जॉन कीट्स की पोएम्स को और उनके लेटर्स को इंग्लिश लिटरेचर के मोस्ट फेमस और मोस्ट एनालाइज्ड पीसेस कंसिडर किया जाता है। उनकी पोइट्री के बेसिक थीम्स हैं नेचुरल ब्यूटी, ट्रांजिट्स ऑफ लाइफ और डेथ। ओड टू अ नाइटिंगेल 1819 को पब्लिश हुई थी और एक साल पहले जॉन कीट्स की मदर और उसके बाद उनके भाई टॉम की टीबी की वजह से डेथ हो चुकी थी और जॉन कीट्स खुद भी टीबी पेशेंट बन चुके थे। इस वजह से जब उन्होंने ये पोएम लिखी तो वो बहुत ज़्यादा दुख की हालत में थे। इस पोएम में उन्होंने अपनी ज़िंदगी की तकालीफ और दुख और एक्सपीरियंसेस को लिखा है और उनके एक फ्रेंड चार्ल्स ब्राउन के अकॉर्डिंगली ये पोएम एक प्लम ट्री के नीचे बैठकर कंपोज की गई थी। जॉन कीट्स अपने फ्रेंड के घर पर रह रहे थे जब एक सुबह उन्होंने नाइटिंगेल की आवाज़ सुनी एंड ही वॉज सो इंचेंटेड बाय इट कि उन्होंने अपनी चेयर उठाई और जाके गार्डन में प्लम ट्री के नीचे बैठ गए और उन्होंने ये तवील तरीन 8 स्टैंजाज की पोएम कंपोज कर दी। ये पोएम जो है, जैसे कि मैंने अभी बताया, ये 8 स्टैंजाज पर मुश्तमिल है। स्टैंजा जो है वो पोएम की डिवीजन को कहते हैं और इस पोएम में 8 स्टैंजाज हैं और हर स्टैंजा जो है उसमें 10 लाइन्स हैं। थीम्स किसी भी लिटरेरी पीस के बेसिक आइडियाज़ को बोलते हैं, यानी जिसके बारे में वो पोएम या ड्रामा या नावल लिखा गया है। तो इस पोएम के थीम्स हैं डेथ, इमॉर्टैलिटी, मॉर्टैलिटी यानी लाफानियत, कभी न मरना, और मौत, और इसके अलावा नेचुरल ब्यूटी। और जो है एक टाइप की लिरिक पोइट्री होती है। लिरिक पोइट्री यानी कि जिसमें इमोशंस का, सेंटिमेंट्स का इजहार किया जाता है। और ऑड्स बेसिकली एक फॉर्मल एड्रेस होता है किसी ऑब्जेक्ट को, किसी इवेंट को, किसी इंडिविजुअल को एड्रेस करके उसकी तारीफ में जो नज़म लिखी जाती है उसको हम ऑड कहते हैं। लेट्स रीड द टेक्स्ट। माई हार्ट एक्स, मेरे दिल में दर्द है, एंड अ ड्राउजी नमनेस पेन्स माई सेंस। ड्राउजी का मतलब होता है नींद की कैफियत, और एक मदहोश कर देने वाली और हिसियात को सुन कर देने वाली दर्द है। एज दाउ ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक, जैसे कि मैं हेमलॉक पी चुका हूँ। हेमलॉक एक जहरीले पौधे का नाम है। और एम्पटीड सम डल ओपिएट टू द ड्रेन्स, या फिर मैंने अफ्यून का बर्तन पूरी तरह से पी लिया हो, उसे खाली कर दिया हो। ओपिएट जो है ये एक तरह का नशा है। 1 मिनट पास्ट, एक लम्हा गुजरा, एंड लीथे वार्ड्स हैड संक, और मैं जैसे दरियाए लीथे में डूब गया। शायर इन लाइन्स में बेसिकली अपनी फ़िज़िकल कैफियत को बयान कर रहे हैं कि मुझे अपने दिल में तकलीफ़ महसूस हो रही है। ये किस किस्म की तकलीफ़ है जिससे मेरी सेंसेस काम नहीं कर रही है, मुझे ड्राउजीनेस फ़ील हो रही है, मदहोशी की कैफियत है पूरी तरह से, जो कि ना तो बेदारी की कैफियत है ना ही होश में हूँ मैं। ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कोई जहरीली चीज़ पी ली हो, या फिर मैंने कोई नशा आवर चीज़, कोई ड्रग वगैरह ओपिएट किस्म की मैंने ली हो, या फिर मैंने दरियाए लीथे का पानी पी लिया हो। ये जो रिवर लीथे है ये बेसिकली ग्रीक मिथोलॉजिकल रेफरेंस है और रोमांटिक पोइट्री की ये खसूसियत है स्पेशली जॉन कीट्स की कि ये ग्रीक रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और ग्रीक रेफरेंसेस के इस यूज़ को हम हेलेनिज्म का नाम देते हैं।
'tis not through envy of thy happy lot. ये हसद नहीं है तुम्हारी खुशकिस्मती से। एनवी का मतलब होता है हसद और लॉट बोलते हैं किस्मत को। तो शायर नाइटिंगेल को एड्रेस करके कहते हैं कि ये तुम्हारी खुशकिस्मती से, हसद की वजह से नहीं है कि मुझे ये दर्द महसूस हो रहा है, बट बीइंग टू हैप्पी इन दाइन हैप्पीनेस, बल्कि मैं तो तुम्हारी खुशी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दैट दाउ लाइट विंग्ड ड्रायड ऑफ द ट्रीज, यहाँ पे एक और ग्रीक मिथोलॉजिकल रेफरेंस है। ड्राइड मीन एक निम्फ, एक रूह या परी कह लें, स्पिरिट जो कि दरख्तों में रहती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम ड्राइड हो, तुम एक परी हो दरख्तों में रहने वाली, जिसके हल्के फुल्के पर हैं। इन सम मेलोडियस प्लॉट, मेलोडियस का मतलब है सुरीला, प्लॉट यानी जगह, ऑफ बीचन ग्रीन एंड शेडोज नंबरलेस। तो तुम किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर सरसब्ज दरख्त हैं और लातादाद जो हैं वो साए हैं, ऐसी सुरीली जगह पर तुम गाने गा रही हो। सिंगेस्ट ऑफ समर इन फुल थ्रोटेड ईज, और गाने किस किस्म के गा रही है नाइटिंगेल? वो कह रहा है सिंगेस्ट ऑफ समर, मौसम गर्मा की तारीफ में गाने गा रही है। फुल थ्रोटेड ईज, पूरी आवाज़ से, भरपूर आवाज़ से और पुरसकून होके। तो पहली जो इसका स्टैंजा है, नॉर्मली ओड जो होते हैं वो स्पेसिफिक चीज़ को एड्रेस करके स्टार्ट किए जाते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टार्ट लिया है जॉन कीट्स में ने कि उन्होंने नाइटिंगेल को एड्रेस नहीं किया स्टार्ट में, बल्कि उन्होंने अपनी पहले फिज़िकल जो कंडीशन है उसको डिस्क्राइब किया है, और उसके बाद जो है वो नाइटिंगेल जो है उससे बात करना शुरू हो गए हैं कि मैं तो तुम्हारी खुशकिस्मती पर रश्क कर रहा हूँ। नाइटिंगेल जो है वो खुशकिस्मत है कि वो मौसम गर्मा को एंजॉय कर रही है। लेट्स रीड सेकंड स्टैंजा। ओ फॉर अ ड्राफ्ट ऑफ विंटेज दैट हैड बीन कूल्ड अ लॉन्ग एज इन द डीप डेल्फ्ट अर्थ। शायर ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि उन्हें विंटेज का एक घूंट मिल जाए जिसे लंबे अरसे तक ज़ेर ज़मीन ठंडा किया गया हो। विंटेज बोलते हैं हाई क्वालिटी वाइन को। टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड द कंट्री ग्रीन, और ज़ेर ज़मीन रहने की वजह से इस वाइन में फूलों और दही सब्ज पौधों का जायका हो। डांस एंड प्रोविंसल सॉन्ग एंड सनबर्nt मिर्थ, और इस वाइन को पीने के बाद वो रक्स, और प्रोविंस जो है वो फ्रांस की एक हिस्टोरिकल प्लेस का नाम है, वहाँ की मौसीकी का और सूरज की धूप का लुत्फ़ उठा सकें। ओ फॉर अ बीकर फुल ऑफ वार्म साउथ, ये बीकर फुल ऑफ वार्म साउथ एक्चुअली एक मेटाफर का यूज़ है। मेटाफर उर्दू में इस्तारा होता है जो कि दो अनलाइक यानी कि दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ों के कंपैरिजन को बोलते हैं। तो शायर जो है एक वाइन के भरे हुए बीकर को साउथ के खुशगवार गर्म मौसम से कंपेयर कर रहे हैं। अब पहली लाइंस में उन्होंने विंटेज के एक घूंट की ख्वाहिश की थी, और नेक्स्ट लाइंस में भी वो ऐसी ही एक विश का इजहार कर रहे हैं। ओ फॉर अ बीकर फुल ऑफ वार्म साउथ, फुल ऑफ द ट्रू द ब्लशफुल हिपोक्रीन। तो वो कह रहे हैं कि एक बीकर चाहिए मुझे भरा हुआ साउथ के खुशगवार गर्म मौसम जैसे हिपोक्रीन के पानी से। अब ये हिपोक्रीन क्या है? ये ग्रीक मिथोलॉजिकल रेफरेंस है। ये एक स्प्रिंग है यानी चश्मा है। कहा जाता है कि इसको पीने से पोइटिक इंस्पिरेशन मिलती है। और ब्लशफुल उसके कलर को बता रहे हैं, पोइट के रेड कलर होना चाहिए, और ट्रू का मतलब है कि बिल्कुल ओरिजिनल और प्योर हिपोक्रीन का पानी भरा हो इस बीकर के अंदर। विद बीडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रिम, और इस बीकर के किनारों पर जो है वो बुलबुले फूट रहे हों। एंड पर्पल स्टेन्ड माउथ, और जब मैं इसे पीऊँ तो इसका रंग जो है वो मेरे होंठों पर लग जाए। दैट आई माई ड्रिंक एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन, मैं इसको पीऊँ और इस दुनिया को अनदेखा छोड़ जाऊँ। एंड विद दी फेड अवे इनटू द फॉरेस्ट डिम, और यहाँ पे वो नाइटिंगेल को कह रहे हैं, दी का मतलब है यू, और तुम्हारे साथ नाइटिंगेल मैं दूर जंगल में खो जाऊँ। तो शायर इस स्टैंजा में विश कर रही हैं कि मुझे विंटेज मिल जाए जिसमें फूलों और सब्ज पौधों का जायका हो, मुझे एक बीकर चाहिए जिसमें हिपोक्रीन का
ब्लशफुल वाटर भरा हुआ हो जिसको पी के मुझे पोइटिक इंस्पिरेशन मिले, मेरी इमेजिनेशन जो है वो इतनी पॉलिश्ड हो जाए कि मैं इसे पीऊँ और इस दुनिया के दुखों और तकलीफ़ों को मज़ीद मैं ना देखूँ, उनको मैं अनसीन छोड़ जाऊं, दुनिया में मज़ीद मुझे किसी और तकलीफ़ को एक्सपीरियंस नहीं करना, और फिर मैं नाइटिंगेल के साथ इस जंगल में खो जाऊं, नाइटिंगेल की दुनिया में चला जाऊं। दिस स्टैंजा इज कनेक्टेड टू द प्रीवियस वन, फेड, फार अवे, डिज़ोल्व। तो पोइट नाइटिंगेल से अपनी गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ा रहे हैं कि नाइटिंगेल, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया में चला जाऊं और डिसअपियर हो जाऊं, गायब हो जाऊं। डिज़ोल्व का मतलब होता है घुल जाना, मेरा वजूद ख़त्म हो जाए। एंड क्वाइट फॉरगेट व्हाट दाउ अमंग द लीव्स हैस्ट नेवर नोन, और मैं उन सारी चीज़ों को भूल जाऊं जो कि तुम्हें कभी पता नहीं थी, क्योंकि तुम पत्तों में रहती हो। और वो कौन सी चीज़ें हैं? द वेरीनेस, थकावट, द फीवर, बुखार, एंड द फ्रेट, और बेचैनी। तो शायर जो हैं अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रही हैं कि वो नाइटिंगेल के साथ जो है वो जंगल में दूर खो जाना चाहती हैं और इस दुनिया में मौजूद जो तकालीफ़ हैं, बुखार, बेचैनी और थकावट, इनको वो भूल जाना चाहती हैं। और नाइटिंगेल इन चीज़ों के बारे में नहीं जानती क्योंकि वो पत्तों में रहती है, नेचर के करीब रहती है, उसने इन चीज़ों को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। और ये बुखार, थकावट और बेचैनी ये टीबी के सिम्टम्स हैं। हियर वेयर मैन सिट एंड हियर ईच अदर ग्रोन, ग्रोन बोलते हैं दुख में निकाली गई आवाज़ें। ये दुनिया जहाँ पर इंसान बैठते हैं और एक दूसरे की आहों कराहों को सुनते हैं। वेयर पॉल्जी शेक्स अ फ्यू, पॉल्जी मतलब पैरालिसिस, माजूरी, बीमारी। सैड लास्ट ग्रे हेयर्स, तो ये ग्रे हेयर आपको पता है सफ़ेद बाल बुढ़ापे की अलामत होते हैं, तो लास्ट ग्रे हेयर्स बोल रहे यानी मरते हुए बूढ़े लोग। तो शायर कह रहे हैं कि इस दुनिया में जो माजूरी है, बीमारी है, वो लोगों को झंझोड़ के रख देती है, उन्हें दुखी कर देती है। और यहाँ पे मरते हुए बूढ़े लोग हैं। वेयर यूथ ग्रोज पेल, इस दुनिया में जो जवान है वो जर्द पड़ जाते हैं बीमारी की वजह से। एंड स्पेक्टर थिन, और बहुत दुबले पतले हो जाते हैं। एंड डाइज, और मर जाते हैं। अब वही फिर अगेन पॉइंट जो है वो अपनी बीमारी और अपने भाई की मौत की तरफ जो है वो इशारा कर रहे हैं कि नौजवान जो है वो बीमारी की वजह से दुबले पतले हो जाते हैं, जर्द पड़ जाते हैं और मर जाते हैं। वेयर बट टू थिंक इज़ टू बी फुल ऑफ सॉरो, यहाँ पे सोचेंगे तो आप गमगीन हो जाएंगे। एंड लीडन आइड डिस्पेयर्स, लीडन आइड यानी हम कहेंगे डल आइज, बेरौनक आँखें। डिस्पेयर्स मायूस हो जाती हैं, यहाँ पे आँखें जो हैं वो बेरौनक हो जाती हैं, मायूस हो जाती हैं। वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज, ये पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है बेजान चीज़ को, गैर इंसानी चीज़ को जो है वो इंसानों के एट्रीब्यूट्स दे देना। तो ब्यूटी जो है वो एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। ब्यूटी को आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन शायर कह रहा है कि खूबसूरती जो है वो अपनी आंखों की चमक को बरकरार नहीं रख सकती। मतलब खूबसूरत लोग अपनी आंखों की चमक खो देते हैं बीमारी और दुखों की वजह से। और न्यू लव पाइन, और नई मोहब्बत जो है वो, पाइन का मतलब होता है स्ट्रॉन्गली विश करना, शदीद ख्वाहिश किसी चीज़ की। एट देम, उन आंखों की बात हो रही है, खूबसूरत आंखों की जो अपनी चमक खो बैठी हैं। बियॉन्ड टुमारो, तो शायर कह रहे हैं कि इस दुनिया में जो बहुत दुख है, बुखार है, बेचैनी है, थकावट है, यहाँ पे लोग जो हैं वो सिर्फ एक दूसरे की आहों कराहों को सुनते हैं। यहाँ पे बीमारी है, माजूरी है, मरते हुए बूढ़े लोग हैं जो दुखी हैं, और यहाँ पे जो जवान हैं वो भी जर्द पड़ जाते हैं, दुबले पतले होते हैं, बीमारी की वजह से वो मर जाते हैं। यहाँ पे आप सोचें तो आपके जो सोचों में सिर्फ दुख ही दुख है, और आंखें जो हैं वो मायूस हो जाती हैं, बेरौनक हो जाती हैं। खूबसूरत लोग जो हैं वो भी अपनी आंखों की चमक को खो देते हैं, और जब खूबसूरती ख़त्म हो जाती है तो मोहब्बत भी ख़त्म हो जाती है। अवे अवे फॉर आई विल फ्लाई टू दी, नॉट चैरिटेड बाय बैकस एंड हिज पार्ट्स बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पॉइसी। शायर नाइटिंगेल को ड्रेस करके कह रही हैं कि तुम दूर और दूर चली जाओ, मैं खुद उड़कर तुम तक आऊँगा, और मैं बैकस देवता जिनकी सवारी को लेपर्ड्स खींचते हैं उसमें बैठकर नहीं आऊँगा,
बल्कि शायरी के दिखाई ना देने वाले परों पर बैठ कर आऊँगा। ये बैकस जो है ये ग्रीक मिथोलॉजिकल रेफरेंस है। बैकस जो हैं वो ग्रीक गॉड हैं वाइन और प्लेयर के, और उनकी जो विकल है उसको लेपर्ड्स खींचते हैं। तो शायर कह रहे हैं कि नाइटिंगेल की दुनिया में जाने के लिए वो वाइन के नशे का सहारा नहीं लेंगे, इंटॉक्सिकेट नहीं करेंगे ख़ुद को, बल्कि वो अपनी पोइटिक इमेजिनेशन का सहारा लेंगे। अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करके वो नाइटिंगेल की दुनिया में जाएंगे। दाउ द डल ब्रेन परप्लेक्सेस एंड रिटार्ड्स, अगरचे कि मेरा जहन जो है अब वो परेशान हो गया है और वो सुस्त पड़ गया है थकावट से। ऑलरेडी विद दी टेंडर इज़ द नाइट, और नाइटिंगेल को फिर से कह रहे हैं कि तुम्हारी साथ ये रात जो है मुझ पर बहुत मेहरबान रही है। टेंडर का मतलब होता है जेंटल और काइंड, मतलब नाइटिंगेल के गाने को सुनते हुए उनकी ये रात जो है वो दर्द में नहीं गुजरी बल्कि खुशी के साथ गुजर गई है। नेक्स्ट लाइंस में पोएट थोड़ी सी सीनिक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, यानी कि मंजर बता रहे हैं रात का। एंड हैप्पली मतलब बाई चांस, इत्तफाक से, द क्वीन मून इज़ ऑन हर थ्रोन, चांद की मलिका अपने तख्त पर है। ये पर्सोनिफिकेशन का यूज़ है क्योंकि मून को जो एक अनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, बेजान चीज़ है, उसको मलिका कहा गया है। तो कह रहे हैं चांद की मलिका भी इत्तेफाक से अपने तख्त पर है। क्लस्टर्ड अराउंड बाय ऑल हर स्टारी फेज बोलते हैं परियों को, और क्लस्टर्ड का मतलब है घेरे में ले लेना। तो कह रहे हैं चांद की मलिका को उसके सितारा परियों ने अपने घेरे में लिया हुआ है। बट हेयर देयर इज़ नो लाइट, और जहाँ पे पोएट हैं वहाँ पर रोशनी नहीं है। मतलब आसमान पर तो चांद भी है और सितारे भी चमक रहे हैं, लेकिन शायद जिस गार्डन में बैठे हुए हैं वहाँ पर चांद की रोशनी नहीं पहुँच रही। सेव वट फ्रॉम द हेवन इज़ विद द ब्रीज ब्लॉन, तो सेव का मतलब है सिवाय, और हेवन आसमान को कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जी इतनी घनी है शाखें दरख्तों की कि चांद की रोशनी तो ज़मीन तक नहीं आ रही। अलबत्ता जब कभी हवा चलती है और शाखें हिलती हैं हवा से, तब जो है वो आसमान से कुछ रोशनी जो है वो ज़मीन तक आती है। थ्रू वेंड्रियस ग्लूम्स एंड वाइंडिंग मोसी वेज, तो तरोताज़ा सब्ज़े वाली जगहों से और बलखाते हुए कायज़दा रस्तों से होकर ये रोशनी जो है वो ज़मीन तक पहुँच रही है। ऑडियंस, मैंने आपको बताया था कि ये काफ़ी लंबी पोइम है, बल्कि जॉन कीट्स के जो ऑड्स हैं उनमें सबसे लंबी पोइम है। तो हम नेक्स्ट 4 स्टैंजास जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।